हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बीपीएससी लॉ ऑफिसर क्वेश्चन पेपर 2025 को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, जो लोग भी 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप देख लीजिए। यहाँ से हो सकता है कि प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 71 बीपीएससी 2025 से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी लॉ ऑफिसर क्वेश्चन पेपर 2025 को हम लोग डिस्कस करेंगे। 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी 71 बीपीएससी पीटी 2025 देने वाले हैं वो लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि 2025 में बीपीएससी किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। खास करके देखिए, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN को अनिवार्य कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये किया हुआ है अपना राज्य बिहार ने। बिहार राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रवेश के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। और ये जो PEN है, यह एक तरह का एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो छात्रों को उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में मदद करेगी। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों के लिए एक राष्ट्र एक छात्र ID कार्यक्रम बनाना है। तो यहाँ पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए संभावना है कि ये आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि फरवरी 2025 में गूगल कंपनी भारत के बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोला है। और देखिए, मोस्टली जो करंट अफेयर्स हैं ये 2025 के ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि ये राइट आंसर अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स याद रखना है, यहाँ पर मेंशन भी किया है भारत के बेंगलोर शहर में। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित यह परिसर है दुनिया में गूगल के सबसे बड़े परिसरों में से एक है, जो भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी और AI विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तो यहाँ पर अनंत राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अनंत जो है ना, ये संस्कृत शब्द जो है, इसका अर्थ होता है असीम या अपरिमित। ये सब आप जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल यानी कि चाइल्ड कैंसर अस्पताल जो है, चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, इसकी स्थापना कहाँ की गई है। ये भी बिहार से ही संबंधित प्रश्न है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2025 में बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं सारा क्वेश्चन पेपर मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको DSO का पेपर कराया हुआ है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर कराया हुआ है, उसके बाद देखिए एक मिनरल ऑफिसर का पेपर हुआ है, उसको भी मैंने कराया हुआ। मैंने 4-5 पेपर बीपीएससी का इस बार जो कराया गया है 2025 में वो करवाया हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इनका, आप चाहे तो चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना जो है ना, ये आपका किया गया है फुलवरिया शरीफ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A राइट आंसर हो जाएगा, फुलवारी शरीफ। ठीक है ना, यहाँ पर फुलवरिया शरीफ लिख दिया गया है, फुलवारी शरीफ याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में एक चाइल्ड स्पेशल कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी। और यह अस्पताल देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जहाँ विशेष रूप से 18 वर्ष तक के बच्चों के कैंसर का इलाज किया जाएगा। तो ये फुलवारी शरीफ आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं कि अंग्रेजी वाले सेक्शन में क्या लिखा गया है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में फुलवारी शरीफ लिखा गया है। ठीक है ना। और हिंदी में यहाँ पर थोड़ा सा एरर हुआ है, तो ये फुलवरिया शरीफ हो गया है। ठीक है, बट फुलवारी शरीफ आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है।
तो फ्रेंड्स ये नोवाक जोकोविच बन गए हैं, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच बन गए हैं और उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका नोवाक जोकोविच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। और देखिए नोवाक जोकोविच ने किसी भी अन्य सक्रिय टेनिस खिलाड़ी की तुलना में सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिएगा और देखिए बीपीएससी का जो घटना चक्र है 2025 वाला 71 बीपीएससी घटना चक्र 2025, मैंने आपको बिहार स्पेशल का यानी कि बिहार हिस्ट्री को अलग वीडियो में कराया हुआ है, बिहार ज्योग्राफी को अलग वीडियो में कराया हुआ है, और मॉडर्न हिस्ट्री को 4 घंटे का महामैराथन सेशन है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। बिहार के लिए देखिए कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पद्म पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बिहार से जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो नाम बता रहा हूं बिहार से, याद रखिएगा, एक नाम शारदा सिन्हा का हो गया, मरणोपरांत इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम याद रखिएगा सुशील कुमार मोदी का, ठीक है ना, इनको पद्म भूषण दिया गया है सुशील कुमार मोदी को। तो एक हो गया पद्म विभूषण जो शारदा सिन्हा को मिला है, उसके बाद पद्म भूषण हो गया सुशील कुमार मोदी को दिया गया है। अब देखिए पद्मश्री किनको किनको दिया गया है, याद रखिएगा किशोर कुणाल को दिया गया है। उसके बाद देखिए भीम सिंह भावेश को दिया गया है, 2 नाम इधर हो गया, हेमंत कुमार को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा निर्मला देवी को दिया गया है, ठीक है, निर्मला देवी को सुजनी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको दिया गया, सुजनी कला के लिए। उसके बाद देखिएगा आपका विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज हो गए। तो ये नाम एटलीस्ट आप याद रखिएगा। अच्छा, इस बार अगर बात करें तो टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से आपको याद होगा 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 जो है पद्म भूषण है और 113 जो है पद्मश्री है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, 1 मिनट पूरा ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, ऑपरेशन डेविल हंट के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ऑपरेशन डेविल हंट, तो देखिए ये बांग्लादेश में चलाया गया है, ये बांग्लादेश का अंतरिम यूनिट सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया है, और यह ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया है। देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अगर हम विजेता की बात करते हैं तो विजेता अपना प्यारा भारत रहा था, ठीक है ना। मैन ऑफ द मैच जो दिया गया था, यानी कि प्लेयर ऑफ मैन ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ था उसमें रोहित शर्मा को दिया गया था। मैन ऑफ द मैच फाइनल में रोहित शर्मा को दिया गया है, और प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है, मैन ऑफ द सीरीज जो है, ये आपके न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा को दिया गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, रचिन रविंद्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से संबंधित कौन है, इसमें से बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए विजडम क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2025 दिया गया है किसको, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये आपका दिया गया है पुरुष क्रिकेटर में जसप्रीत बुमराह को, और महिला क्रिकेटर में स्मृति मंधाना को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। अच्छा, इसके अतिरिक्त निकोलस पूरन, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, निकोलस पूरन को विजडम का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है, ठीक है। तो ये अलग से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 3 अप्रैल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है ये ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में आयोजित हुई थी, और इसमें जो है नेतृत्व भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव हैं श्री अमनदीप गर्ग ने किया था। अमनदीप गर्ग ने, याद रखिएगा, इसमें भारत का नेतृत्व अमनदीप गर्ग ने किया था, ठीक है। ब्राज़ीलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ब्राज़ीलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 में, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। हाँ, ये प्रश्न देखिएगा कि कश्मीर घाटी के करेवा मैदान निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो हमने स्पेशली पढ़ा हुआ है कि जो करेवा है ना, करेवा, ये आपका कश्मीर घाटी में ये आपका केसर जाफरान की खेती के लिए जाना जाता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं केसर तो नहीं दिया गया है,
तो आपको इसमें से ध्यान रखना है, ये ब्लू पाइन दिया गया आंसर, जो अभी प्रोविजनल आंसर की दिया गया है उसमें आपका ब्लू पाइन दिया गया है, ठीक है। और देखिए कश्मीर की करेवा मिट्टी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जमा को दर्शाती है, किस प्रकार की जमा को दर्शाती है, तो ये दर्शाती है झील से बनी, ठीक है ना, झील से बनी, झील से बनी। और ये उत्तर में झेलम की जड़ोर मिट्टी और दक्षिण में पीर पंजाल पर्वतों के बीच फैली हुई है, और यह केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ब्लू पाइन यहाँ पर दिया गया है आंसर अभी, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि खींचन और मेनार, ये आपने पढ़ा भी हुआ होगा, अभी रिसेंटली जो है इनको वेटलैंड का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, खींचन और मेनार। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मैं आपको करा रहा हूँ, किसका है ये, तो बीपीएससी लॉ ऑफिसर का है, और 71 बीपीएससी के लिए मैं इसको डिस्कस करा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। और देखिए ये एग्ज़ाम जो लिया गया है बीपीएससी लॉ ऑफिसर का, ये 27/7/2025 को लिया गया है, ठीक है ना, 27 जुलाई को, यानी कि रिसेंटली ये पेपर लिया गया है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खींचन और मेनार जो है ना, ये आपके कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान में है। और देखिए खींचन जो है ये फलौदी में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, फलौदी में, राजस्थान के फलौदी में, ठीक है ना, जगह पूछ लिया जाएगा। और मेनार जो पड़ता है ये उदयपुर में पड़ता है, मेनार पड़ता है कहाँ पर, उदयपुर में, ठीक है। और अभी जो है टोटल अब रामसर साइट की संख्या 91 हो गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है, मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। अब देखिए मालवा के पठार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में जो है स्थित है, ठीक है। और इस पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला है, और पूर्व में बुंदेलखंड क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो पूर्वी सीमा बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मालवा पठार खनिज संसाधनों से समृद्ध है और इसमें कोयला और चूना पत्थर के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है। आजकल जो है किस नदी का निर्माण किसके संगम से होता है, ये बड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि ये ब्राह्मणी नदी का निर्माण जो हुआ है ये आपका यहाँ पर कोयल और संघ नदी से, ठीक है ना, कोयल और संघ नदी याद रखिएगा, ठीक है ना, कोयल और संघ नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयल और संघ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयल और देखिए कोयल और आपको याद रखना है यहाँ पर कोयल और आपका दक्षिण कोयल और शंख, स्पेशली दक्षिण कोयल और शंख याद रखिएगा। और देखिए एक बार बीपीएससी ने ही पूछा था कि फाल्गु नदी जो है ना, फाल्गु नदी ये किस नदी के संगम से बनती है। तो फाल्गु नदी जो है ये लीलाजन और मोहना नदी के संगम से बनती है, लीलाजन और मोहना, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए आगे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिएगा, कह रहा है इनमें से कि निम्नलिखित में से देखिए किस स्थान पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है, वार्षिक तापांतर। तो देखिए यहाँ पर आप कोचीन, मुंबई और बेंगलुरु देख रहे हैं। देखिए कोचीन, बेंगलुरु और मुंबई ये सब शहर जो है ना ये समुद्र के पास स्थित है, इसीलिए इन स्थानों पर तापमान की वार्षिक सीमा कम होती है, ठीक है ना। और इसमें जो है वार्षिक तापांतर जो है कम होता है। और यहाँ पर पूछा गया सबसे अधिक होगा तो नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है ना, नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि जनपाओ पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। जनपाओ पहाड़ियों से, जनपाओ पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है बताइए। जनपाओ पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, जनपाओ हिल्स। और देखिए यहाँ से जो नदी निकलती है ये नदी चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी आपको याद होगा यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी रिवर है ये यमुना की। तो यहाँ पर चंबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में खारी और क्षारीय मिट्टी का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए भारत में अगर खारी और क्षारीय मिट्टियों की बात करते हैं तो इसमें देखिए मैं नाम बता रहा हूँ, ये नाम याद रखिएगा, रेह, ऊसर, कलर, राकर, उसके बाद देखिएगा थूर, चौपन, ठीक है ना, ये सब नाम याद रखिएगा, रेह, ऊसर, कलर, राकर, उसके बाद थूर, यहाँ पर आप थूर देख रहे हैं, आंसर थूर ही होगा, और चौपन, ठीक है। तो ये आपके
इतने नामों से इनको जाना जाता है। और ये मिट्टियाँ शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ जल निकासी की समस्या होती है। और इन मिट्टियों में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे लवणों की उच्च सांद्रता होता है, जिसके वजह से ये बंजर होती हैं। ठीक है ना। तो ये खारी और क्षारीय मिट्टी, रेह, ये सब नाम याद रखिएगा, थूर, रेह, ऊसर, कलर, राकर, चोपन। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ देखिए दर्रा दिया गया है और दूसरी तरफ ये कहाँ पर है, संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो नीति दर्रा आपको मैंने बताया भी है कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है ना, उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद लिखा पानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और खुंजरेब दर्रा जो है ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है ना, लद्दाख में, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर है अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ से देखिएगा कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में ये उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है आपका ये अथर्ववेद में है। ठीक है ना, अथर्ववेद में है। और इस कहावत का अर्थ है कि युद्ध की शुरुआत विचारों, भावनाओं और इरादों में होती है जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा यूनेस्को का घोषणा पत्र, उसमें भी उल्लिखित है कि युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क में प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए रस चिकित्सा का आविष्कारक की बात करते हैं तो ये नागार्जुन थे। उन्होंने रस रत्नाकर नामक ग्रंथ में धातुओं के रासायनिक परिवर्तनों का वर्णन किया है और रसशाला में प्रयोग किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रस रत्नाकर नामक ग्रंथ किनका है, तो नागार्जुन का है। ठीक है, तो यहाँ पर नागार्जुन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रस रत्नाकर याद रखिएगा। चलिए ये रस चिकित्सा का आविष्कारक माने जाते हैं नागार्जुन। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये करता है आपका भाब्रू लघु शिलालेख में। ठीक है ना, भाब्रू लघु शिलालेख में, जिससे बैराट शिलालेख भी कहा जाता है, जिसको बैराट शिलालेख भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको बैराट शिलालेख भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसे अभी वर्तमान में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी में स्थापित किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो आपका यहाँ पर देखिएगा मस्की का जो शिलालेख है, इसमें अशोक को देवनाम प्रिय, अशोक देवताओं का प्रिय, ये सब कहा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। पल्लव वंश की बात करते हैं तो स्थापना इसका सिंह विष्णु ने किया था। ठीक है, और अंतिम शासक जो था ये अपराजित वर्मन था, अपराजित वर्मन। और संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु था। राजधानी इनकी कांचीपुरम हुआ करती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि स्वर्गद्वारी नाम का मतलब स्वर्गद्वारी नामक, ये अलग अलग हो गया, नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था। स्वर्गद्वारी, तो स्वर्गद्वारी नामक शिविर जो है ये संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक से है। और यह शिविर कन्नौज के पास, ध्यान रखिएगा किस नदी के किनारे है, ये भी पूछा जा चुका है मतलब भारत के किसी एग्जाम में। तो आपको याद रखना है स्वर्गद्वारी नामक शिविर जो है ना, यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और यह शिविर कन्नौज के पास गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्रों में किसान के विद्रोह और अकाल के कारण दिल्ली छोड़ने के बाद 2.5 साल बिताया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान, यहाँ पर देखिए, बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था। कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक ही था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, इसने अपने शासनकाल के दौरान विदेशी शक्तियों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और अन्य क्षेत्रों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने को बढ़ावा देने की मांग किया था। तो यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीति था आपका, इसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना था। उसके बाद देखिएगा किसने कहा है यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है। किसने कहा है कि यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये किसका है,
तो मतलब ये कथन, तो ये आपका है लूसियन फेब्रेवे का, ठीक है ना, लूसियन फेब्रेवे का। यहाँ मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ लूसियन, लूसियन यहाँ पर देखिए फेब्रे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा स्वतंत्र पट, स्वतंत्रता संबंधी भित्ति के एक संकलन के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता पट 2 ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, मैंने अंग्रेजी में बता दिया, क्लियर। तो इसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं सुब्रमण्य भारती ने, तो ध्यान रखिएगा ये। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें 25 प्रश्न यहाँ पर आपने देख लिया जो कि करंट अफेयर्स हिस्ट्री से पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, रीजनिंग के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न है और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक जो होगा इसमें आपका साइंस पूछा गया है, और फिर 76 से लेकर के 100 तक में जो है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारे लिए ये 1 से लेकर के 25 तक और फिर 51 से लेकर 75 तक साइंस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो यही हम कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से जुड़िए, जितना भी पेपर मैं कराया हूँ सारा पीडीएफ आपको दूंगा। टेलीग्राम का नाम सक्सेस केंद्रा क्विज है, सक्सेस केंद्रा क्विज, वहाँ पर जुड़ जाइए जा करके, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैथ के प्रश्न हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना, मैं पीडीएफ पर दे दूंगा, आंसर भी वहाँ पर दे दूंगा, ये सब आप लोग जा करके टेलीग्राम से देख करके आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से आपका 51 स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब यहाँ से ध्यानपूर्वक साइंस के प्रश्नों को पढ़िएगा। देखिए प्रश्न है कि तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होगा, बताइए। तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि रीडिंग एकाएक गिर जाता है, गिरता है ना, क्या होता है, रीडिंग एकाएक गिर जाता है, रीडिंग का गिरना एकदम से शुरू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है, धीरे से, ध्यान से देखिएगा, धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वो तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब धीरे से इसको रखा जाता है ना तो वो तैरती है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है सुई के वजन को संतुलित करता है, और पानी के अणुओं के बीच एक मजबूत आकर्षण बल होता है जिससे पृष्ठ तनाव कहते हैं, जो पानी की सतह को लचीली झिल्ली की तरह व्यवहार करने पर मजबूर करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सतही तनाव उसे तैरने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धूप के चश्मों के क्रूक्स ग्लास, देखिए धूप के चश्मा जो होता है ये क्रूक्स ग्लास का, क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना आपको, इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है धूप के चश्मों में, इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसी एक में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है, ये कौन सा है जिसमें इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो देखिए जाली दस्तावेजों को पता लगाने में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी प्रश्न अच्छा है कि कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिए, कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता होता है। तो देखिए इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता जो होता है ये 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए ये जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं सूक्ष्म तरंग जो है, सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, यहाँ पर आपको इसका आवृत्ति पता चल गया, कितना रेंज है, और उपग्रह संचार में इन तरंगों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और लंबी दूरी तक ये सफ़र कर सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब किसी लिफ्ट में देखिए नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारी स्वयं का वजन, यहाँ स्वयं बना लीजिए, स्वयं का वजन जो होगा ये क्या हो जाएगा, स्वयं बना लीजिए या शरीर का वजन बना लीजिए, शरीर का वजन ज़्यादा होगा बेटर, ठीक है ना, शरीर का वजन। जब किसी, यहाँ पर देख सकते हैं, जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारा शरीर का वजन क्या होता है, शरीर का वजन जो है वास्तविक वजन से कम होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कम महसूस होने लगता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, किस सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है कि जल निम्नग्न पेट्रोलियम भंडार के उत्खनन के, अंग्रेजी में आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दिया गया एक्सप्लोरेशन ऑफ अंडर वाटर पेट्रोलियम डिपोजिट्स इज डन बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इसमें से इको ऑफ शॉक, ठीक है ना, इको ऑफ शॉक हो जाएगा यहाँ पर,
देख सकते हैं, इको ऑफ सॉक्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। निम्न में से देखिए किसको जो है पानी में डूबने पर ऊष्मा निकलती है, बताइए। तो देखिए इसमें से ना ही ग्लूकोज को होगा, ना ही NaCl का होगा, ना ही फ्रुक्टोज का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर CaO रहता तो हम यहाँ पर CaO लगा देते, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हीटर का कॉइल बना होता है। अब इसमें जो है थोड़ा सा संदेह हो रहा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं नाइक्रोम कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नाइक्रोम कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हो सकता है इस प्रश्न में कुछ संशोधन किया जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो आपका प्रोविजनल आंसर किया हुआ उसमें टंगस्टन आंसर दे रखा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ कौन सा है। सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ, तो फ्रेंड्स ये मीथेन है, ठीक है ना। पैराफिन जिन्हें एल्केन भी कहा जाता है, याद रखना है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और सामान्य सूत्र तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मीथेन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सीमेंट निर्माण, यहाँ पर पूरा ऑप्शन देखिए, सीमेंट निर्माण मिश्रण क्लिंकर में देखिए CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये याद रखना है। और CaSO4 × ½ H2O जो होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो वही पूछा गया है कि सीमेंट निर्माण मिश्रण क्लिंकर में CaSO4 × 2H2O यानी कि जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? तो जिप्सम जो होता है ना, ये सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमेंट की जमने की दर को घटाने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है वो कौन सा है। प्याज में पाया जाने वाला, तो देखिए प्याज में पाया जाने वाला जो है ना, इसका नाम है एलिल सल्फाइड यौगिक, जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, एलिल सल्फाइड यौगिक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हीरे कैरेट में मापे जाते हैं। हीरा जो है कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट का वजन होता है, यानी कि 1 कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 कैरेट में 200 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 200 मिलीग्राम। ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण इसमें उपस्थित, चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यह पूछा गया है इसका मुख्य जो है कारण इसमें उपस्थित क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया आंसर, सिल्वर आयोडाइड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थायरॉक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथि में, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि आंत्र ज्वर या मियादी बुखार पैदा होता है, तो ये आपका होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीवाणु के द्वारा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अशुचि या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। अंग्रेजी वाले सेक्शन में एक बार देख लेंगे इसका। हाँ यहाँ पर देखिएगा, देखिए एमायोटिक डिवीजन इज मेनली फाउंड इन, तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आ जाते हैं फिर से, तो ये आपका हो जाएगा किस में, तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट्स में, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना। इसको प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहा जाता है, एमियोटोसिस, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक्स जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब में ये शैवाल कवक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है। होलोजोइक पोषण, होलोजोइक पोषण जो है ये जो है किसकी विशेषता है, तो अधिकांश जानवरों और कुछ प्रोटोजोआ की विशेषता होती है। तो यहाँ पर जंतु दिया गया है, अधिकांश जानवरों और कुछ प्रोटोजोआ की, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव ठोस या तरल भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और फिर उसे पचाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट वो अंदर ले लेते हैं और फिर उसको पचाते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेंगे कि निम्न में से देखिए कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। तो ये आपको पता है सेलुलोज, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि यदि ATP 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है,
तो एक व्यक्ति जिसे 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, कितनी एटीपी की आवश्यकता होगी। तो बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है इसमें से, तो देखिए इसमें से कुछ नहीं करना है, बस आपको कर देना है क्या कि जो यहाँ पर आपका आवश्यक एटीपी अणुओं की संख्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कुल ऊर्जा की आवश्यकता, तो कुल ऊर्जा की आवश्यकता कितना है बटा जो यहाँ पर आपका ऊर्जा जो दिया गया है, उत्पन्न ऊर्जा, एक एटीपी द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे डिवाइड कर दीजिए 7.6। इसको जब आप कर दीजिएगा ना डिवाइड, तो ये 368 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर 368 यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मानव की आंतों में देखिए कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु के द्वारा किया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा, तो ये विटामिन के का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, विटामिन के का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि पौधे का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है। पौधे का जो तनाव हार्मोन है ये किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को। यहाँ पर देखिए एब्सिसिक एसिड, ये शॉर्ट में लिखा गया है ABA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, इसी को तनाव हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड्स क्या है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है ये DNA है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लाज्मिड या जीवाणु में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसमें अस्थि मज्जा नहीं मिलता है। अस्थि मज्जा नहीं मिलता है तो इसमें से जो अगर पक्षी की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों में अस्थि मज्जा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये 75 प्रश्न हो गए। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख लीजिए 76 से जो है आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है 100 तक। तो वो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ना, BPSC में 71 में, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। अभी 3 क्वेश्चन पेपर है, लगातार मैं आपको करवाऊँगा।